सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकर राव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बार आपके सम्मुख जो बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष नूतन पाठ्यक्रम के अनुसार ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके द्वारा रचित मुंबई कांड यह कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कथा वस्तु के आधार पर इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका जन्म 30 जून 1950 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला नामक गांव में हुआ था। इन्होंने सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका आदि रचनाएं लिखी है। प्रस्तुत कहानी में मानवता का दर्शन होता है। जैसे इसमें एक संदेश है, एक गुनाह का बदला दूसरे गुनाह से नहीं लिया जा सकता। यह भावबोध इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का नाम है मुंबई कांड। इस कहानी में एक घटना जो मुंबई में घटित हुई थी इस कहानी के अंदर, तो उसका बदला लेने की सोच कहानी का नायक सुमेर रखता है। क्योंकि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके मूर्ति को वहाँ पर अपमानित किया गया था, ऐसा कहानी में वहाँ पर विषय है। और उसी घटना से विवल होकर, व्यथित होकर एक सुमेर नाम का कहानी का नायक यह सोचता है, जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने दलितों की अस्मिता के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके मूर्ति को अपमानित किया है, उनका मैं बदला लूँगा। और बदला लेने की यह सोच रखता है। और जिस तरह से अंबेडकर जी की मूर्ति को वहाँ पर अपमानित किया गया, उसी तरह से मैं किसी और मूर्ति को अपमानित करके मैं इसका करारा जवाब दूंगा, यह उसके मन में होता है। और वह उस मूर्ति को अपमानित करने के लिए तैयारी तो कर लेता है। और जैसे मूर्ति के पास, महात्मा गांधी की मूर्ति के पास चला जाता है, तब उसके विचार बदल जाते हैं। वो सोचता है कि मैं अगर अंबेडकर जी की मूर्ति को अपमानित जब किया गया, उसका बदला अगर मैंने गांधी जी की मूर्ति को अपमानित करके ले लिया, तो इसमें निर्दोष लोगों को ही मरना पड़ेगा, वही मारे जाएंगे। वहाँ बाबा साहब को मानने वाले, वहाँ पर मानते तो सब है, लेकिन जो बाबा साहब को बाबा कहते हैं, उनको भी वहाँ पर तकलीफ उठानी पड़ेगी। यहाँ पर गांधी जी को जो बापू कहते हैं, उन्हें भी तकलीफ उठानी पड़ेगी और निर्दोष ही मारे जाएंगे। ये सोच जब उसके मन में आ जाती है, वह मूर्ति को अपमानित किए बगैर महात्मा गांधी के वापस लौट जाता है। यही इस कहानी में यह दिखाया गया है, एक गुनाह का बदला दूसरे गुनाह से नहीं लिया जा सकता। और ये भावबोध दलित विमर्श की इस कहानी में एक सार्थक सोच लेकर आई है। तो कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं, सुमेर नाम का जो कहानी का नायक है, दफ्तर चला गया है, दफ्तर में काम करता है। और सुबह से ही वह कुछ उदासीन है। और जैसे दफ्तर चला गया है, दफ्तर चले जाने के बाद दफ्तरों में आजकल राजनीतिक चर्चाएं बहुत होती है। और उसी तरह से उस दिन में उस दफ्तर में तनावग्रस्त स्थितियाँ दिखाई दे रही थी। और उस तनावग्रस्त स्थितियों में एक गुप्ता नाम का कर्मचारी है। और वह गुप्ता नाम का कर्मचारी जैसे सुमेर को देख लेता है, सुमेर को देखते ही वह कहता है, क्यों सुमेर, क्यों कब शहर का नाम बदल रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जाति की जो है ना मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश में।
अब यह जानबूझकर तंग कस रहा है गुप्ता नाम का व्यक्ति सुमेर पर, और ये उसकी बात करने का जो लहजा है वह सुमेर के मन में वह पर असर कर जाता है, उसे वहाँ पर तकलीफ हो जाती है और वह गुप्ता की ओर आंखें तरेर कर देखता है और वो कहता है, वह कह सकता है कि मेरे मुंह में भी जवाब है, मैं भी वहाँ पर जवाब दे सकता हूँ। लेकिन वह जैसे गुप्ता की बातें सुनी, उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बदल गए। हो सकता था उस दफ्तर में ही मारपीट हो सकती थी, लेकिन दफ्तर था इसलिए मारपीट नहीं हुई। और इस तरह से तनावग्रस्त वातावरण वहाँ पर था। जैसे सुमेर अपने घर में आ जाता है और घर में आ जाने के बाद ये दिन भर की जो बातें हैं उसके मन पर असर कर जाती है, और वह आकर अपने घर में जैसे रात में सारी बातें सोचने लगता है कि किस तरह से गुप्ता जैसे व्यक्ति बात करते हैं, किस तरह से इन लोगों ने अपमानित किया है, किस तरह से दलितों के प्रति सोच रखते हैं। यह आदि बातें सुमेर के मन पटल पर वहाँ पर असर करने लगी। और जैसे वह रात में आ जाता है, टीवी खोल देता है और समाचार जब सुनता है तो समाचारों में वो खबरें उसे सुनाई दे रही है। जैसे मुंबई में बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया गया और उसमें गोलियां चला गई, लाठीमार हो गया, अनेकों दलितों को वहाँ पर दुख हुआ वहाँ पर, या वहाँ पर अनेकों वहाँ पर घटना घटित हो गई। इस तरह से अनेकों दलित मारे गए वगैरह वगैरह, ये बातें वहाँ पर समाचार पत्र में वह देखता है, सुनता है। तब उसके मन पटल पर यह असर हो जाता है कि मैं इस घटना का बदला लूँगा। जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ पर मूर्ति को अपमानित किया गया है, पुतले को अपमानित किया है, उनका मैं बदला लूँगा। और यही मन में उसके चलता है। वैसे तो सुमेर मूलतः उस स्वभाव का नहीं था। वह कई बार कार सेवकों के साथ भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार था। वह छोटी मोटी घटना की तरफ ध्यान नहीं देता था, लेकिन कार सेवकों के साथ जाना चाहता था। लेकिन वहाँ पर एक नेता का उसने भाषण सुना और 6 दिसंबर ही तारीख क्यों चुनी गई, जबकि यह अस्मिता का दिन है, दलितों की अस्मिता का दिन है, लेकिन वही दिन क्यों चुना गया, यह बात उसके मन पर उमड़ गई और वह नहीं गया। लेकिन उसके मन में रह रह कर एक बात आ रही थी कि जिन्होंने इस मूर्ति को अपमानित किया है, उस मूर्ति का अपमानित करने का जो उनका विचार था, उन विचारों को मुझे विरोध करना है। अब किस तरह से किया जाए? वह तरह तरह की बातें सोचता है। एक बात सोचता है, मैं समाचार पत्र में वहाँ पर खबर दे दूँ, समाचार दे दूँ, लेकिन समाचार का रवैया उसे पता है। वो सोचता है दूसरी किसी जाकर नेता से मिलूं, विधायकों को मिलूं, अपनी बात रखूं, लेकिन वह भी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। किसी और मूर्ति को अपमानित करके मैं बदला लूं, लेकिन किस मूर्ति को मैं अपमानित करूं? एक बात ये भी आ जाती है कि मैं कलेक्टर में को जाकर मिलूं, उनसे अपनी बात कहूं, लेकिन उतना उससे कुछ असर नहीं होगा। इस तरह से उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आ जाता है। वो सोचता है क्या करना है, किस तरह से बदला लिया जाए। और जब वह सोचता है तो उसमें उसके मन में एक बात आ जाती है कि मैं वहाँ पर जिस तरह से इस मूर्ति को अपमानित किया गया है, उस तरह से मैं वहाँ पर जाकर और मूर्ति को वहाँ पर अपमानित करो। उसके मन में जब आ जाता है, वो सोचता है किस मूर्ति को अपमानित करूं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, नेहरू जी की मूर्ति है, पटेल जी की मूर्ति है। तो इसमें से मैं किस मूर्ति को चुनूं? तो उसने बहुत बार पुणे में हुई चर्चा महात्मा गांधी जी की
वगैरह वगैरह, पुनः एक्ट वगैरह वगैरह बातें वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सुनी थी। तो वह तय करता है कि महात्मा गांधी जी ने जो हरिजन शब्द पर बहस की थी, ये सारी बातें उसे याद आ जाती है, जैसे इस किताब में दी गई है और इस कहानी में दी गई है। और उस तरह से वो आप तय करता है कि मुझे वहाँ पर जाकर महात्मा गांधी की ही मूर्ति को अपमानित करना, किस तरह से किया जाए। अगर कुछ में हाथ में लोहा लेकर, सलाई लेकर अगर निकलूं तो लोगों की नज़र में आ जाएगा, उसके प्रहार करूंगा, मूर्ति भंग करूंगा तो लोगों के ध्यान में आ जाएगा। और सलाई लेना इतना संभव नहीं है, वहाँ पर पहरा रहता है। अब ये उसके मन में बातें आ रही है, तो वह सोचता है नहीं नहीं, मैं एक काम करूंगा, जूते जो है जूते इकट्ठा करूंगा और जूतों की माला मैं पहनाऊंगा। यह सोच उसके मन में आ रही है। और जैसे ही वह उस दिन बेचैन था और वो जैसे निकला है, और निकलने के बाद वह अपने जाति के एक नेता है जयराम, उस नेता को जाकर मिलता है। वह भी उन दलित जाति से थे, वह भी चुनकर आए थे और सत्ताधारी पार्टी के थे, दल के थे। और उन्हें जाकर मिलता है, कहता है क्या हो रहा है, आपने आवाज़ उठाई है, मुंबई में बाबा साहब आम्बेडकर की जी मूर्ति को अपमानित किया गया है। वो नेता सुनता है और कहता है सुमेर, हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री आ रही है, उनके स्वागत के लिए मुझे जाना है, आने के बाद बात करेंगे। इस तरह से वो व्यस्तता दिखाता है। तब यह चिल्लाता है सुमेर जाओ जाओ, जब आग चारों तरफ फैल जाएगी और ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें अभी सजग होना है। और इस तरह से वो चिल्लाता है, लेकिन जो जयराम नाम का जो नेता है वो चला जाता है। तो सुमेर और तय करता है नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना है। और उस तरह से वो ये भी जानता था इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी उसने वो तैयारी की थी। अब वो सोचता है, उसके घर में तो जूते नहीं थे, माला बनाने लायक की स्थितियाँ, घर में देखता है, ढूंढता है, नहीं मिले। और इसलिए वह दिन भर वहाँ पर जूते इकट्ठे करने के लिए इधर उधर घुमा। जाते जाते अम्बेडकर जी की मूर्ति दिखी, वहाँ पर उसे देखा, वो उस मूर्ति की तरफ देख लेता है, आगे निकलता है। सामने जब रोड पर एक जूता दिखाई दे रहा है, वो जूता ओरिएंटल नाम का एक थिएटर है, वहाँ पर उसके सामने एक जूता पुराना दिखाई दे रहा था। वो उस जूते की तरफ जा रहा है, एक स्कूटर आ रहा है, स्कूटर से टकराते टकराते बच गया। वह जूता जैसे अपने पैरों से अपने पास लेना चाहता है, जूता और खिसक जाता है। और उस तरह से लोग इसकी तरफ देख लेते हैं, ये पागल जैसे हरकत क्यों कर रहा है, यह लोग उसकी तरफ देखते हैं। फिर भी वो उस तरह से जूते इकट्ठा करता है। वैसे वो जूते खरीद सकता था पुराने, लेकिन किसी मोची से अगर वो जूते खरीदेगा तो बात पता चल सकती है, इसलिए उसने वो जूते खरीदे। अब ढूंढता हुआ वह जूते जैसे इकट्ठा कर रहा है, और उसे आज रात में ही यह सारी बातें करनी थी। जैसे आ जाता है घर में, देख लेता है 7 जूते उसके पास इकट्ठा हुए हैं, 7 जूते इकट्ठा हुए हैं। और वह अब उसकी माला बनाने के लिए सामने एक दुकान है, उस दुकान से उसने वह रस्सी खरीदी है और वह रस्सी लेकर जूते बना लेता है। रात का समय हो जाता है। रात के समय में वह महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जाकर इधर उधर सामने जाकर छिपता है, इधर उधर देखता है, अंधेरा है, आसपास कोई नहीं है। और वह जैसे महात्मा गांधी के पास देखता है, उसके लगता है कि इसके जूते पहनाने की जगह अगर मैंने महात्मा गांधी की लाठी निकाल ली या चश्मा निकाल लिया तो कल समाचार पत्र में खबर फैल जाएगी और लोग कहेंगे बिना लाठी की गांधी जी या बिना ऐनक की लाठी, इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। ये तरह तरह की बातें उसके मन में आ रही थी। लेकिन वो जैसे जाकर बैठा, इधर उधर देख रहा है, कोई नहीं था, सुनसान स्थितियाँ थी। और उस सुनसान स्थितियों में वो हाथ में जूतों की माला लेकर महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो महात्मा गांधी की मूर्ति की तरफ देख रहा है। रात का समय, दुधिया रोशनी चल रही है। दुधिया रोशनी में महात्मा गांधी का चेहरा वहाँ पर एक आकर्षक दिखाई दे रहा है। और उस तरह से जब वह
तैयारी कर रहा था, महात्मा गांधी को देख लेता है तो उसके मन में एकाएक बात आ जाती है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि उधर अगर मैंने यहाँ पर माला पहनाई तो यहाँ पर महात्मा गांधी को बापू कहने वाले मारे जाएंगे, निर्दोष मारे जाएंगे। वहाँ पर तो बाबा साहेब को मूर्ति की अपमानित किया गया और वहाँ पर बाबा कहने वाले मारे जाएंगे। और यह सोच उसके मन में आ जाती है और वह कहता है नहीं नहीं, ये रास्ता ना बुद्ध का है ना अम्बेडकर जी का है, किसी का ये रास्ता नहीं है, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। उसे ये भावबोध मन में आ जाता है और उस भावबोध के चलते वह कृत्य करने से अपने आप को रोकता है। यानी इसके मन में जो विचार का परिवर्तन आ जाता है, उस विचार के परिवर्तन से यही वहाँ पर संदेश कहानी के माध्यम से दिया गया है, जो एक गुनाह का बदला दूसरे गुनाह से नहीं लिया जा सकता। और ये भावबोध दलित विमर्श कहानी के माध्यम से वहाँ पर दिया जा रहा है। जो यह बुद्ध दर्शन से प्रभावित ये कहानी मानवीय मूल्य की स्थापना करती है और इस तरह से मनुष्य इस साहित्य के माध्यम में मानव ही केंद्र बिंदु इस कहानी के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये कहानी दलित आक्रोश की अगली मंजिल है तथा सवर्ण मानसिकता के को करारा जवाब भी है। नायक के प्रगल्भ विचार कहानी को प्रगल्भ बनाते हैं। इस तरह से यह कहानी में मुंबई कांड नाम की जो घटना है, उस घटना को लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने यह कहानी लिखी है और ये कहानी पाठ्यक्रम के लिए रखी गई है। इस पर विषय वस्तु के अनुरूप हमने थोड़ी सी चर्चा की।